नमस्कार बच्चों, आज हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा नामक पाठ के विषय में जानेंगे कि जो शिखर यात्रा बचेंद्री पाल ने किस प्रकार पूरी की। यहाँ बचेंद्री पाल एवरेस्ट के शिखर पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। इस पाठ में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने का रोमांचकारी वर्णन किया है कि किस तरह उन्होंने अपनी एवरेस्ट की यात्रा को पूर्ण किया। तो यहाँ बचेंद्री पाल के बारे में हम कुछ जानेंगे कि बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली ज़िले में बम्पा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसा देवी नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, वे उनकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहे थे। अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। दसवीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव से इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव मिला। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था। मतलब बहन से मना करना कि तुम्हें पहाड़ों पे नहीं चढ़ना है और भाई को पहाड़ों पे चढ़ने के लिए उकसाना। बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई है क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी तो कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल और नाजुक पता नहीं क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। चूँकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पढ़ाई से पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। तो इस तरह उन्हें धीरे धीरे अभ्यास भी हो रहा था पहाड़ों पर चढ़ने का। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई और ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयास किया। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कमलबद्ध किया है। मतलब स्वयं अपने हाथों से दिखाया है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। ये लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। मतलब तो यहाँ क्या बताया गया है कि जैसे कि बचेंद्री ने पर्वतारोहण किया था, पर्वत पर जो चढ़ाई की थी, तो जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उसको भी ऐसा एहसास होता है कि वह भी खतरों को झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। इस तरह की पाठक को अनुभूति होती है। तो आगे अब हम इसके एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा नामक पाठ को पढ़ेंगे। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया। तो यहाँ जो एवरेस्ट अभियान है वो 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से रवाना हो गया। एक मजबूत अग्रिम दल
बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले ही दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। जो भी मतलब कठिनाइयाँ आए रास्ते में, बर्फ़ वगैरह है तो उसे वो साफ कर सके, उसके लिए एक दल पहले ही रवाना हो चुका था। नमचे बाजार शेरपा पोलैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा था। यहाँ लेखिका का कहना है कि मैंने जब एवरेस्ट को सबसे पहले निहारा तो ये नमचे बाजार ही था, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे ये नाम बहुत ही अच्छा लगा। तो जो नेपाली हैं उसे वे सागर माथा नाम से जानते हैं। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। यहाँ पर लेखिका ने एवरेस्ट की तरफ जब गौर से देखा तो एक बर्फ का बड़ा प्लूम मतलब फूल की तरह उसे नजर आ रहा था। यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। जब इतनी तेज हवा चलती थी उसके बाद ये प्लूम बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था और बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। जब खराब मौसम हो जाता था तो यहाँ पर ये तूफानों को हर किसी को झेलना पड़ता था। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था, लेखिका का कहना है। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना भी चाहती थी। तो वहाँ से मतलब डगमगाने की कोई बात ही नहीं थी, उन्हें पर्वत पर चढ़ना ही था। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। तो यहाँ लेखिका कहती हैं कि जब 26 मार्च को हम पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन मतलब जो बर्फ़ गिरती है और बर्फ़ के गिरने के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का वहाँ दुखद समाचार उनको मिला। खम्ब हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोहत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 वहाँ घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद मतलब जो दुख उनके ऊपर चेहरे पर छा गया था, देख करके हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। कि जैसे आप इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको इस तरह की परिस्थितियां आपके सामने आएंगी और कभी कभी तो आदमी को मृत्यु को भी स्वीकार करना चाहिए। इस तरह का उनके जो नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जिससे कि लोगों का जो डर है वो बाहर निकल के आए। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, जो मतलब उपनेता प्रेमचंद थे वो आगे दल का नेतृत्व कर रहे थे, तो 26 मार्च को वो पेरिस लौटे आए और उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खम्ब हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया कि वहाँ की स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बना करके रस्सियाँ बांध करके मतलब जो भी परेशानियाँ थी उनको सॉल्व किया गया। वहाँ पर पुल बनाया गया, रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया गया और सभी बड़ी कठिनाइयों का वहाँ पर जायजा भी ले लिया गया। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। बर्फ़ मतलब समय समय पर गिरती रहती है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के
कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। जो भी मतलब वहाँ पर जायज़ा लिया गया है, पुल बनाए गए हैं, तो वो भी स्थगित हो सकते हैं। उनमें भी मतलब रुकावट आ सकती है और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा भी करना पड़ सकता है। तो इस तरह का उन्हें पुनः समझाया गया। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। जो मतलब खाना बनाते हैं उसमें उस रसोई सहायक की जो सहायक होता है, मदद करता है, उसकी भी मृत्यु के बारे में सुना। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, क्योंकि जब हम इस तरह की मृत्यु की बात सुन रहे थे, दो लोगों की मृत्यु के बारे में वो सुन चुके थे। उसके बाद एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से बेस कैंप पहुंचने पर, और दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को भी देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को मैं निहारती रही। तो जब वो वहाँ पर पहुँचती हैं तो भौचक्की होकर खड़ी रह जाती हैं और एवरेस्ट, लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को लेकर निहारती रहती हैं। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की जो चट्टानें हैं तत्काल गिर जाया करती थी। मतलब वो अव्यवस्थित, मतलब कभी भी ऐसा नहीं था कि उनका कोई समय निश्चित नहीं होता था। कभी भी वो बर्फ़ की जो चट्टानें हैं वो पिघल करके उनमें हलचल होती है तो वो गिरने लगती हैं और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। जब इस तरह की बातें मन में आती थी तो बहुत ज़्यादा अंदर से डर जाते थे। इस तरह का जब मन में ख्याल आता था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। मतलब जो भी हमारे साथ जो चढ़ने वाले हैं, 1 दर्जन आरोही और जो हमारे साथ कुली हैं, वो उनको भी मतलब कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरे दिन आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। तो यहाँ जो लेखिका कहती हैं कि जो डॉक्टर मीनू मेहता हैं, उन्होंने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, किस तरह रस्सियों को बांधते हैं, और हमारे अग्रिम दल के जो अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें पूरी तरह से वहाँ जानकारी दी गई। तीसरे दिन हिमपात से कैंप तक एक एक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गोंदू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। मतलब लेखिका कहती है कि मैं और रीता गोंदू हम साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। मतलब जो भी कुछ सूचना थी हमारे जाने की वो हम समय समय पर बेस कैंप में पहुंचा रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं, मैं और रीता गोंदू। अंगदौरजी, लोबसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगा दिया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। तो यहाँ लेखिका बताती हैं कि जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी तो तेनजिंग अपनी छोटी
सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बात की जाए। जब मेरी बारी आई मैंने अपना परिचय दिया। और उन्होंने किस तरह अपना परिचय दिया? यह कहकर परिचय दिया कि मैं तो बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ, मतलब मैं नई सीखने वाली हूँ और मुझे इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा। मतलब वो एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले 7 बार एवरेस्ट पर जा चुके थे। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, ये लेखिका खुद बताती हैं और कहती हैं कि जब उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। मतलब उनके कंधे पे हाथ रख के उनको ढांढस बताया, हिम्मत बनाई कि आप पहले ही प्रयास में पहुंच सकती हो। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लाओत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। लेखिका ने बताया कि सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में मैं थी। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन कैंप में 10 और व्यक्ति थे मेरे साथ। लोब्सांग तसारिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। मतलब क्या हुआ कि जब 12:30 बजे 12:30 के करीब जो बर्फ़ का जो बड़ा प्लूम उसके ऊपर गिरा और उससे वो टकराई। अचानक उसकी नींद खुली और ज़ोरदार धमाका भी हुआ और वो उसे ठंडा ठंडा भी महसूस हुआ और उसे वो कुचलती हुई चल रही है। तो उस समय लेखिका को सांस लेने में परेशानी भी हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लाओत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। उसी के कारण लेखिका को सांस लेने में परेशानी हो रही थी और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों के बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। ये लेखिका ने खुद स्वयं बताया कि हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया था एक विशालकाय पुंज ने। जो बर्फ़ का जो हिमखंडों बर्फ़ के टुकड़ों से जमा हुआ जो बर्फ़ का विशालकाय पुंज जो गिरा था उससे हमारा जो बेस कैंप था वो तहस नहस हो गया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य ही था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। मतलब किसी की मौत भी हो सकती थी। इतना डरावना जो दृश्य था। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। जो लोब्सांग थे उन्होंने स्विस छुरी जो होती है वो जो बर्फ़ को मतलब काट करके वो साफ़ करती है, उससे उसे साफ़ किया और उसको उनमें उसको सफलता मिली। तुरंत ही अत्यंत तेज़ी से मुझे बचाने की कोशिश में वे लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती वो शायद मुझे नहीं बचा पाते तो मेरी मौत भी हो सकती थी। इस तरह लेखिका ने बताया। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की
जिसमें मतलब लेखिका फंस गई थी उस हिमखंड में, पुंज में। मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। मतलब सुबह तक क्या हुआ कि जो सारे सुरक्षा दल थे वो आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाया गया, क्योंकि उसकी जो हड्डी थी वो टूट गई थी, वो चढ़ने में असमर्थ थे। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था, जो कि लोगों को सुरक्षा पहुंचाई गई। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ, क्या तुम वापस जाना चाहोगी? तो इस तरह कर्नल खुल्लर ने लेखिका बचेंद्री पाल से पूछा, क्या तुम वापस जाना चाहती हो? क्योंकि जो दृश्य था वो बहुत डरावना था कि शायद इनका मन अगर आगे जाने को ना करे, तो उन्होंने इस तरह पूछा। लेकिन बचेंद्री ने कहा, नहीं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, नहीं, मैं वापस जाना नहीं चाहती। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी थी। मैं मतलब जैसे ही साउथ कोल कैंप पहुंची तो मैंने अगले दिन की जो महत्वपूर्ण चढ़ाई थी उसके लिए तैयारियां की। क्या क्या तैयारी की कि मैंने खाना बनाया, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। लेकिन जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा नाम का एक व्यक्ति जो आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते हुए देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। कि जय और मीनू 3 व्यक्ति हैं, वो पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। ये लेखिका बता रही हैं कि वो तीनों पीछे थे और मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। जो थर्मस था जूस का और चाय का, उन्होंने इसलिए भरा क्योंकि वो दूसरे लोगों की मदद करना चाहती थी। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा था। जब बर्फीली हवाएं चल रही थी तो मतलब तब भी लेखिका को डर नहीं था और बर्फीली हवा में ही भी तंबू से बाहर निकल गई। जैसे ही मैं कैंप के क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। तो उनकी मुलाकात निकलते ही मीनू से होती है। और जय अभी कुछ पीछे ही थे। मुझे जेनेवा स्तर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे आगे जाने से रोकने की कोशिश की कि अभी तुम्हें आगे नहीं जाना है, आगे रास्ता ठीक नहीं है। मगर मुझे किसे भी मिलना था। यहाँ लेखिका कहती है कि मुझे यहाँ पर किसे भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। की नाम का जो व्यक्ति है उसको देखा। वह मुझे देख करके हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रह जाना मतलब आश्चर्यचकित रह जाना कि 1-2 दिन पहले जो लेखिका की जो हालत थी वो इतनी जोखिम में थी, लेकिन अब वही बर्फीली हवा में निकलकर बाहर और लोगों की मदद कर रही है। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? तो उसने कहा कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली? तुम स्वयं 2 दिन इतनी परेशान थी। मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। मैं पर्वतारोही हूँ और इसीलिए मैं इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की
मदद क्यों नहीं करनी चाहिए, मतलब मेरा भी कोई कर्तव्य है, मुझे अपने दल के लोगों की मदद करनी चाहिए। इस तरह उसके मन में एक ये दृढ़ता थी। की हंसा इस पर की हंसता है और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई। जो जूस और वो चाय ले गई थी उससे उन्होंने अपनी प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। यहाँ लेखिका बताती हैं कि उसने मुझे अपना किट नहीं ले जाने दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कॉल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए थे। साउथ कॉल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से जाता है। जो साउथ कॉल जगह है वो पृथ्वी पर बहुत ही कठोर जगह के नाम से जानी जाती है। उसके विषय में बताया यहाँ। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई। यहाँ लेखिका कहती हैं कि अगले सुबह क्या हुआ कि मैं 4 बजे उठ गई और बर्फ़ को मैंने पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का सा नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। कुछ बिस्किट लिए और आधी चॉकलेट और का नाश्ता किया और तंबू से निकल पड़ी। अंगदौर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन उसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कॉल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? तो यहाँ अंगदौर जी मतलब पूछते हैं कि क्या वह उसके साथ जाना पसंद करेगी। एक ही दिन में साउथ कॉल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत ही कठिन और श्रमसाध्य का होगा। तो उसने लगा कि यह तो बहुत कठिन काम है और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदौर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम भी था। मुझे फिर भी अंगदौर जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता, जो उनकी अंदर कर्मठता थी, के बारे में भी मैं आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था, जो कि अंगदौर जी थे। सुबह 6:20 पर जब अंगदौर जी और मैं साउथ कॉल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। ठंडी ठंडी हवा भी थी लेकिन ठंड भी अधिक थी। मैं अपनी आरोही उपस में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी, मतलब मेरे शरीर के अंदर एक गर्माहट भी आ गई थी और मैं सुरक्षित भी थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। जब जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलान चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा, जिससे कि बर्फ को काटा जाए और मतलब सुगमतापूर्वक हम जा सकें। मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सकें। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। मतलब लेखिका यहाँ कहती हैं कि हमें अधिक समय नहीं लगा और हम 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। उन्होंने मतलब मुझसे पूछा, क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया, नहीं। तो यहाँ लेखिका का जवाब होता है, नहीं, मैं नहीं थकी हूँ। जिसे सुनकर वे बहुत ही अधिक आश्चर्यचकित हुए और आनंदित भी, मतलब उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि इतना चलने के बाद भी लेखिका नहीं थकी है और आनंद का अनुभव भी हुआ। उन्होंने कहा कि
पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। इस तरह का उनका अनुमान था। ये देखिए, ये यहाँ पर ये पहुँच गए हैं और उसके विषय में ये यहाँ पर बताया जा रहा है, दिखाया भी जा रहा है कि लाहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुँच गया था लाहाटू। और थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू कर दी। लाहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी, मतलब उन दोनों का वो संतुलन बना करके चल रहा था। लाहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, जैसे कि मतलब जो रेगुलेटर था उसको दबा करके उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ा दिया गया, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी, क्योंकि वो रेगुलेटर से उस ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा दी गई थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। ये एक ही मतलब आनंद का क्षण था जब ये यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 23 मई, लेखिका कहती है 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी और एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। ये बहुत ही गौरवान्वित समय था उनके लिए। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। जगह बहुत कम थी और वो वहाँ पर समतल नहीं था, वो शंकु के आकार में था, तो उसको भी सही बनाना था। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था कि पहले अपनी सुरक्षा की जाए और उस जगह को थोड़ा सा ठीक बनाया जाए। हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप में स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी और बर्फ़ पर अपने माथे को लगाया। मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया और बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा को निकाला। मैंने उनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा था उनको, और छोटी सी पूजा अर्चना भी की और इनको बर्फ़ में दबा दिया, क्योंकि यहाँ पर जो महादेव जो बचेंद्री पाल जो लेखिका हैं वो आस्तिक हैं, ईश्वर के प्रति उनकी आस्था है, तो वो दुर्गा माँ का चित्र भी ले जाती हैं और हनुमान चालीसा लेकर के लाल कपड़े में लपेट करके छोटी सी पूजा अर्चना करती हैं और उसको बर्फ़ में दबा देती हैं, क्योंकि यह उन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का भी ध्यान आया और वे पुनः अपने माता पिता को भी यहाँ याद करती हैं। जैसे ही मैं उठी, यहाँ लेखिका कहती हैं कि जैसे ही मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। मैंने उनको नमन किया, अपने रज्जू नेता अंगदौर जी को। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया था, मुझे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया था और मुझे लक्ष्य तक भी पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर भी बधाई दी थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में कुछ कहा, फुसफुसाया, मतलब कुछ कहा, दादी दीदी तुमने
सॉरी दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की है, उन्होंने इस तरह का लेखिका बचेंद्री पाल को बोला। मैं बहुत ही आपसे प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने दूर शुरू कर दिए। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाहौटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना भी दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत ही प्रसन्न थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि हमने अपनी मंजिल को पा लिया है तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की थी और वे पहली भारतीय एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। तो उनका जो पहले का जीवन है उससे ये जीवन बिल्कुल ही भिन्न होगा। तो इस तरह उन्होंने उनको ये बताया। इस तरह बहुत ही खुशी का समय था यहाँ लेखिका बचेंद्री पाल के लिए। आपने एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ को सुना और आपको इजीली समझ में आ भी गया होगा कि किस तरह उन्होंने अपनी मंजिल को पाया और किस तरह कठिन प्रयास किए। मतलब कोई भी कठिन से कठिन परेशानी आने पर वो पीछे नहीं मुड़ी और आगे जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर बढ़ती गई। इसी तरह कोई भी उपलब्धि है जब हमें हासिल करनी होती है तो हमें जीवन में आगे बढ़ना होता है, तभी हम उसे हासिल कर सकते हैं। और आपको ये इजीली चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।